जय जोहार, जय हिंद। 100 डे सीजीपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। और आज 22 डे हम लोग कर रहे हैं पेपर 7 में जो सबसे पार्ट 2 में एक इम्पॉर्टेंट रहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जो स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो सब इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा आपको हमको पता रहना चाहिए, और ये जो पेपर 7 सबको दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना, सीजीपीएससी में, क्योंकि जनरली हम लोग उस डेप्थ में जाते नहीं हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में क्या हो रहा है इतना ज़्यादा हम लोग को इफेक्ट पड़ता नहीं है, और इतना करंट अफेयर भी हम लोग नहीं पढ़ते। बट रिसेंटली क्या हो गया है कि एग्जाम वाले भी बहुत चालाक हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना है और आईआर का सिलेबस तो लिखा है बोल के पूरा क्वेश्चन ज़बरदस्त इंटरव्यू में पूछते रहते हैं कि ये इसराइल ईरान में क्या हो रहा है, इसराइल और हमास में क्या हो रहा है, इंडिया और अमेरिका में ट्रेफ क्या हो रहा है। तो सब क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अचानक गायब कहाँ हो गए, यूनाइटेड नेशन रहना चाहिए, अमेरिका अपना मनमानी कर रहा था, यूएन कहाँ है। तो फिर क्या है कि हम लोग को पता रहना चाहिए। तो उसका जो बेसिक फाउंडेशन कहाँ पे है, ये सिलेबस में है, पेपर 7 में है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बना है वो पता रहना चाहिए, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्यों बना है? वर्ल्ड वॉर हो गया, पहले लीग ऑफ नेशन था, वर्ल्ड वॉर नहीं करेंगे तो वर्ल्ड वॉर 1 हो गया। अब वर्ल्ड वॉर 1 हो गया तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे पीस स्थापित करने के लिए, लड़ाई नहीं करेंगे, वो विघटित हो गया। तो फिर क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। जानते हो हिटलर का जो आतंक, ठीक। तो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। अब वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद पूरा यूरोप बर्बाद हो गया, सब अच्छे अच्छे लोग का पैसा बर्बाद हो गया, ठीक। तो वो लोग क्या किए, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि भविष्य में वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, ठीक है, वर्ल्ड वॉर शांति रहे, शांति व्यवस्था कायम करे। तो एक बनाया गया यूनाइटेड नेशन, ठीक। यूनाइटेड नेशन बनाया गया, उसके बहुत सारे एजेंसी हैं, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे एजेंसी हैं। यूनाइटेड नेशन फूड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है संस्कृति के लिए, यूनिसेफ है बच्चों के लिए, ठीक है, पढ़ाई करें बोल के। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो उसके पूरे एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एजेंसी से उनको पढ़ना है, लगभग 15-16 के आसपास हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टेबल आ गया कि भैया देश चलेगा, देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक। अगर देश चल नहीं पा रहा है तो कभी उधारी तो मांगोगे ना। तो कोई देश उधार मांगना चाहता है अपना देश को चलाने के लिए, हमारे साथ भी हुआ है 1990 में। एलपीजी एलपीजी प्रोसेस हम लोग ने स्टार्ट किया था, उतना टाइम हमारे को अपने देश को चलाने के लिए पैसा नहीं था, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस बोलते हैं। तो ऐसे होगा तो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, जो पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता है इसके पास जाके, ठीक। तो ये हर साल अभी फिलहाल। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, अब इतना ज़्यादा गरीबी है, इतना ज़्यादा लड़ाई हो गया है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, फिर से डेवलपमेंट में आना है, तो वर्ल्ड बैंक बनता है। ये सब कब बन रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, 1945 के बाद, ठीक है ना, 1945 के बाद। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। उसके बाद फिर देखता है कि एशिया में तो और गजब का प्रॉब्लम है। क्यों? वहाँ पे तो तुमने लड़ाई कर लिया, लेकिन लड़ाई किया क्यों? रिसोर्सेज के कारण। क्यों? क्योंकि कॉलोनी बना के रखे थे, बहुत बड़े बड़े देश को गुलाम बना के बैठे थे, हमारे जैसे देश को, ठीक। तो अब यहाँ पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो इनका प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया है, हमारे में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और हमारा पूरा जो अर्बनाइजेशन था, शहर तबाह, हम लोग का इंडस्ट्री तबाह, जितना जो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है सबको तबाह कर देते। तो क्या है, एशिया के लोग मिलके एशियन डेवलपमेंट बैंक खोले, एशिया कॉन्टिनेंट वाले। उसके बाद अब देखते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि बाइलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल का। फिर क्या है, कुछ कुछ जो दोस्त सेम टाइप के लोग बैठते हैं तो एक अपना ग्रुप बना देते हैं ना। तो वैसे वैसे ग्रुप भी बहुत सारे हैं, जैसे कि उसमें से एक सार्क है। सार्क में क्या है, भारत है, उसके आस पास जो जो 8 कंट्री है, वो लोग बोले कि चलो यार हम लोग के छोटा सा जो जगह है उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, तो सार्क बनाए। तो सार्क पता रहना चाहिए। दूसरा, हम लोग ब्रिक्स क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल कंट्री हैं वो लोग क्या है, बूढ़े होते जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई देश चलेगा किससे, यूथ से चलेगा ना, क्योंकि एनर्जी तो उसके के पास है, कोई रिस्क तो वही लेगा। तो उसके बाद क्या हो गया कि हम लोग का जैसे कंट्री हो गया, वैसे 5 कंट्री लोग मिले, इन लोग का इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमी। तो उन लोग ने ब्रिक्स बना दिया, ब्रिक्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जितना भी ऑर्गेनाइजेशन कौन बना रहा है, अमेरिका और यूरोप वाले मिलकर बना रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स में क्या है कि हम लोग अपना हावी
बोल सकते हो हम लोग का वॉइस है। वैसे क्या है कि और अलग अलग बाइलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, छोटा मोटा, जैसे कि बिम्स्टेक एक है। अब ब्रिक्स, सार्क में क्या हुआ है, पाकिस्तान, भारत कुछ करना चाहता है, टांग अड़ा लेता है, ठीक है, परेशान कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता। तो हम लोग ने क्या किया, पाकिस्तान को हटाते हैं। हमारे पड़ोसी देश जो एशियन कंट्री के साथ हैं, जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, उन लोग के साथ मिला के हम लोग ने क्या है, बाकी सारे कंट्री, पाकिस्तान को हटा दो, उसके बाद मालदीव को हटा दो, अफगानिस्तान को हटा दो, ये सब लोग मिलके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते, बिम्स्टेक बोलते हैं, ठीक। तो वो है, और वो हम लोग के को कैसे करके इफेक्ट करता है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो मिलेंगे तभी तो एक दूसरे के देश में जा पाएंगे, आ पाएंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगा, तो क्या है, साथ में डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड, व्यापार बहुत जरूरी है। और व्यापार में कंट्रोल किसका रहता था पहले, इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले अमेरिका, अमेरिका जो बोलता था उसी के हिसाब से पूरा रूल रेगुलेशन बनता था। लेकिन डब्ल्यूटीओ बना, तो वो अब निर्धारित करता है कि कैसे करके ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगा। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारा, जो इंडिया के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो एग्रीकल्चर, वो लोग अपने इंडस्ट्री को पैसा देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो कुछ नहीं, लेकिन हम लोग अपने किसान को एमएसपी देते हैं, तो बड़ा परेशानी है। तो एग्रीकल्चर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इशू पड़ते हैं। दूसरा, उन लोग ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना के रखा है, और जो भी चीज़ है उसको पेटेंट करा देते हैं, और कोई दूसरा उसी को बनाने की कोशिश करता है तो प्रॉब्लम होती है। हमारा योगा हमारा है, पेटेंट करा के कई सारे आसन वो बैठे हैं। हमारा जो बहुत सारा क्या है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है ना, जो हम लोग झारा फुट फुट करते हैं ना, बहुत सारे हम लोग का ट्राइब्स में है, ठीक, आयुर्वेद है अपने पास, उसका क्या किया है, जैसे कि बाल का हो गया, ठीक है ना, शैम्पू जिसको बोलते हैं, या फिर कोलगेट, कोलगेट का जो बबुल हम लोग कब से यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या क्या पेटेंट वेटेंट करा के वो बोल रहे हैं। तो ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये बोल रहा है कि तुम लोग क्या बना रहे हो। तो क्या है कि बहुत सारे इशू जो हमेशा चलते रहते हैं, ये हम लोग को पढ़ना रहता है, जानना रहता है, क्योंकि हम लोग को इकोनॉमिक्स लॉस हो रहा है ना। वो कोलगेट गाँव में पहुँच गया और 10 रुपये में बेचता है, फिर बाद में बोलोगे तो उसमें क्या लगाया हो, वो जो बबुल का केमिकल रिएक्शन वो पता चलता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो ऐसे बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फंसा हुआ है, ठीक। उसके बाद स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स वाले, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जैसे ओलंपिक, वो पढ़ना रहता है। उसके बाद स्पोर्ट्स के और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है ये पढ़ना रहता है। तो ये चीज़ है। तो हम लोग वही है कि बेसिकली मैं आपको एक बार सिलेबस को बता देता हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशन पढ़ना रहता है, उसको ओरिजिन क्यों हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है, जैसे कि जनरल असेंबली, सब लोग बोलते हैं। अभी मोदी जी सितंबर में जाएंगे अमेरिका, क्यों, यूनाइटेड नेशन नहीं भी जा सकते, क्योंकि हम लोग का रिलेशन थोड़ा सा अमेरिका के साथ अभी बहुत ही नाजुक मोड़ पे चल रहा है, अमेरिका और इंडिया का, ठीक। तो जनरल असेंबली में क्या पता जा सकते हैं, जाते हैं जैसे। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, ये रहता है कि युद्ध कौन करना है, नहीं करना है, कैसे इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक। वैसे इंटरनेशनल कोर्ट रहता है, सेक्रेटरीट रहता है, ये पूरे ऑर्गन पढ़ना पड़ता है। उसके बाद एक यूएन का पीस कीपिंग प्रोग्राम चलता है, जिसमें इंडिया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये लोग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जहाँ पे दो देश लड़ाई करते रहते हैं, तो वहाँ पे जो पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो जाते हैं, जिसको ब्लू हेलमेट भी पहन के जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पीस कीपिंग। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसके बाद ग्लोबल डेवलपमेंट में क्या रोल है, ये आपको पढ़ना रहता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बताया, यूनेस्को, यूनेस्को की सूची आती है, एग्जाम के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है, ठीक, हमारे एग्जाम के लिए। दूसरा यूनिसेफ, बच्चों के लिए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पेंडेमिक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लेबर राइट्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल यहीं से आता है। उसके बाद UNEP, और ज़्यादा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसका कौन कौन सा इनिशिएटिव है, तो ये चीज़ हो गया। अगला जो है IMF, इंपॉर्टेंट है बोला, क्योंकि पैसा का लेन देन, पैसा के बिना दुनिया चलता है क्या, नहीं। तो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका कोटा सिस्टम क्या है, वोटिंग पावर क्या है, और ये IMF में कंट्रोल करके कौन बैठा है, अमेरिका और यूरोप। क्योंकि आपको कुछ चेंज करना है तो सबसे ज़्यादा वोटिंग, अपना वोटिंग परसेंट क्या है, 0.2% समथिंग है। अमेरिका का कितना है, लगभग 15 के आसपास है।
और नियम ही ऐसे बना दिया है कि जब तक 70% लोग फेवर में नहीं आएंगे या फिर जो बोलेंगे कोई पास ही नहीं होगा, तो मानने तो इतना बना के बैठे हो ना। फिर यूरोप का भी वैसे है, तो हमको पता रहता है कि ये प्रणाली कैसे है। ये CGPSC 2019 में क्वेश्चन आया था, कितना परसेंटेज है कोटा। उसके बाद कैसे करके वो लोग ऋण देते हैं। ठीक, अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं, श्रीलंका जब उसका हालत ख़राब हो रहा था तो पैसा दिया IMF ने, पाकिस्तान को देते रहता है, म्यांमार वाले बाजू में मांग रहा है, बांग्लादेश भी अर्जी लगा के बैठा हुआ है, नेपाल भी बैठा हुआ है, हमारे पूरा पड़ोसी सब IMF के पास जा रहे हैं। अगर IMF के पास जाएंगे तो क्या है कि वो रिटर्न में क्या मांगेगा, अमेरिका का इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए, यूरोप का इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल फाइनेंस में क्या इम्पैक्ट है। अगला क्या है, वर्ल्ड बैंक, IBRD जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, उसके बाद उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ये पढ़ना रहता है। उसका फंडिंग का मैकेनिज्म कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, और इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे प्रोजेक्ट कैसे हैं। जैसे कि रायपुर से नया रायपुर जाओगे तो एक बस है, बस का नाम क्या है, तत्पर, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसको पैसा कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ठीक है, लॉस मेकिंग है, दे रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक वो कहाँ है, मेंबर कितना है, इंडिया का पार्टनरशिप क्या है। उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे बता, सार्क पढ़ा है। ठीक है, सार्क में आपको पता रहना चाहिए, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। ठीक, ये सबको आपको पता रहना चाहिए। दूसरा क्या है कि ब्रिक्स, सेकंड जो है चैलेंज हो गई, ब्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में क्या है, 5 इंपॉर्टेंट कंट्री, सबसे पहले ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है। ठीक है, उसके बाद अभी 10 लोग बन गए हैं और बहुत सारे लोग को इस बार ऐड किया है, आपको पता रहना चाहिए। UAE हो गया है, इथोपिया हो गया है। ठीक, तो ये सब कुछ पता रहना चाहिए आपका स्ट्रक्चर। उसके बाद द्विपक्षीय और मल्टीपक्षीय में G20, G20 को हमने ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है ना, मैं भी किस्मत से पार्ट था। ठीक, तो G20 का क्या वैल्यू है, G20 मतलब दुनिया के 20 कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री कौन कौन है पता रहना चाहिए। जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, फिर उसके बाद ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, आपको ये पता रहना चाहिए, डायरेक्टली पता रहना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उसके बाद टर्की है, आपका साउथ अफ्रीका है, यूरोपियन यूनियन पूरा है, अफ्रीकन यूनियन पूरा है, इधर रसिया है, चाइना है, अपना प्यारा भारत है। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया है, जापान है। ये सब चीज़ कंट्री के बारे में पता रहना चाहिए। 20 लोग कंट्री के बारे में पता चल जाएगा तो दुनिया कहाँ है पता है, क्योंकि पैसा तो इन लोगों के पास है और गरीब लोगों को कौन पड़ता है। ठीक, बिम्स्टेक, एशियान कंट्री, 10 एशियान कंट्री है, आपको पता होना चाहिए। 10 क्या है, एशियान कंट्री है, वो पता होना चाहिए कि म्यांमार है, ठीक है ना, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लाओस है, फिलीपींस है। तो ये सब आपको पूरा पता रहना चाहिए। उसके बाद क्वाड्स आपको पता रहना चाहिए। क्वाड में 2 टाइप का क्वाड है, एक जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, USA है, ये क्वाड पता रहना चाहिए। उसके बाद SCO पता रहना चाहिए। SCO में थोड़ा सा जो बीजिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। SCO में कौन आता है, इम्पोर्टेंट चाइना है, ठीक है ना, रशिया है, और यहाँ पे साउथ सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं, अपना इंडिया है, पाकिस्तान है। तो ये सब कुछ पता रहना चाहिए आपको। तो उसके संगठन क्या है पता रहना चाहिए, WTO के बारे में पता रहना चाहिए, और अभी जो फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सा एग्रीमेंट होते हैं। ठीक, और भारत के साथ कौन कौन सा विवाद चल रहा है, तो ये पता होना चाहिए। फिर स्पोर्ट्स में हम लोग देखें तो नेशनल स्पोर्ट आपको पता रहना चाहिए, कौन कौन सा मेजर इवेंट हो रहा है। इंडिया का ट्रेडिशनल स्पोर्ट कौन कौन सा है जो हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक स्टार्ट हुआ था पिछले गवर्नमेंट में। ठीक, तो कौन कौन से अथॉरिटी हैं, ओलंपिक जैसे, और पैरा ओलंपिक डायरेक्टली क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, 2 क्वेश्चन के आसपास फिक्स है, समझ जाओ। एशियन गेम्स डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, जितना 1 डे एग्जाम है लगभग स्पोर्ट्स का आता है। क्रिकेट, हॉकी, और जितना भी है उसका वर्ल्ड कप आता है। टेनिस जो बहुत है इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे इवेंट है, आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फीफा हो गया, ICC हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट, BCCI जो हम लोग का बोर्ड है, हॉकी। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पता रहना चाहिए। इसके बाद अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जो आपको करना है जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए,
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फंक्शन क्या है, 2 मार्क्स में। क्वेश्चन और कैसे आता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ WHO ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। तो कोविड-19 महामारी के दौरान WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और विश्व बैंक में अंतर बताइए। 8 मार्क्स का है, आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ G20 फॉर इंडियन ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो भारत की वैश्विक आर्थिक कूटनीति में G20 का महत्व स्पष्ट कीजिए। या फिर एग्जामिन द रोल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी खो खो इन कल्चरल डिप्लोमेसी। तो भारतीय पारंपरिक खेलों कबड्डी खो खो की सांस्कृतिक कूटनीति में भूमिका पर समीक्षा कीजिए। ठीक। अगला जो 15 नंबर में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं वो है रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज इकोनॉमी एंड डिप्लोमेसी, डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू WTO, IMF, ब्रिक्स एंड सार्क। तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत की अर्थव्यवस्था व कूटनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। WTO, IMF, ब्रिक्स और सार्क के संदर्भ में चर्चा कीजिए। या तो फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एनालाइज इंडियाज परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक गेम सिंस इंडिपेंडेंट एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट स्पोर्ट्स। स्वतंत्रता के बाद से ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन तथा खेलों में प्रोत्साहन करने हेतु सरकारी पहलों का विश्लेषण कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं, साथ ही हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।